अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डिमेंशिया सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ की। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बताया था कि डिमेंशिया की दो अक़साम हैं। एक को हमने ट्रीटेबल डिमेंशिया कहा था, जिसका मतलब ये है कि जब उसके सबब को बेहतर कर दिया जाए तो मरीज़ का डिमेंशिया सही हो जाता है। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी को विटामिन B12 की कमी हो या थायराइड की बीमारी हो या दिमाग में पानी या खून इकट्ठा हो जाए, तो अगर उनको करेक्ट कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, उसका इलाज कर दिया जाए तो डिमेंशिया सही हो जाता है। जबकि दूसरी किस्म को हमने नॉन ट्रीटेबल डिमेंशिया का नाम दिया था। इसमें दरअसल दिमाग की उन बीमारियों का जिक्र है जिसमें दिमाग आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाता है, और इस न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। स्क्रीन पर जो आपको 4 बीमारियां नज़र आ रही हैं वो इसी दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनमें अल्जाइमर डिजीज़ की बीमारी सर फहरिस्त है। इस दूसरी किस्म के डिमेंशिया में आप जितने भी मरीज़ देखेंगे उनमें 70% मरीज़ों को अल्जाइमर डिजीज़ होगी। अल्जाइमर डिजीज़ अमूमन 65 साल की उम्र या उसके बाद ज़ाहिर होती है, इसीलिए इसे बूढ़ों की याददाश्त की बीमारी भी कहा जाता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये बीमारी 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में भी देखी गई है, लेकिन ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ही कम होती है। आपके लिए ये बात शायद हैरत अंगेज़ होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में अल्जाइमर डिजीज़ के मरीजों की तादाद 55 मिलियन यानी 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, और हर साल इस तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली बीमारी है, तो इस तरह की बीमारियों की अलामात शुरू में कम और हल्की होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें शिद्दत आती चली जाती है। इसी मुनासबत से अल्जाइमर डिजीज़ की अलामात और बीमारी की शिद्दत को 3 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। इसलिए अगर आप अल्जाइमर डिजीज़ को समझना चाहते हैं, आपके घर का कोई फ़र्द या आपका कोई अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इन स्टेजेस के बारे में ज़रूर आगाही रखें, ताकि इस बीमारी से मुतालिक जो आगे चल के मामलात होते हैं उनको आप समझ सकें। तो सबसे पहले है पहला स्टेज। अल्जाइमर डिजीज़ का जो पहला स्टेज है, उसमें जब अल्जाइमर डिजीज़ की इब्तदा होती है तो ये शुरू के कुछ सालों तक रहता है। अमूमन किताबों में और लिटरेचर में ये मुद्दत जो है वो 1 से 3 साल तक लिखी है। इसमें मरीज़ों को नई मालूमात, जिसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, उसको याद रखने में दुश्वारी होती है, लेकिन पुरानी बातें इनको सब याद रहती हैं। और ऐसे मरीज़ अक्सर चीज़ें के रख कर भूल जाते हैं। बात करते वक्त उनको बाज़ औक़ात मुनासिब अल्फाज याद नहीं आते जिनको उन्हें बोलना होता है। अक्सर लोगों के नाम भूल जाते हैं। गर्ज़ इस स्टेज में याददाश्त के मसाइल का उनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मरीज़ अपने बाकी कामकाज जारी रखे हुए होते हैं। मसलन ऑफिस जाना, वहाँ जाके काम करना, अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग करना। डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, बिजनेसमैन या दुकानदार, ये लोग अगर इनको अल्जाइमर डिजीज़ बिल्कुल शुरू के स्टेज में है तो ये उस स्टेज में अपने पेशे को कम से कम मुश्किल के साथ जारी रखे हुए होते हैं। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि जब याददाश्त के मसाइल का शिकार ये मरीज़, जिनकी उम्र 60, 65 साल, 70 साल है, हो चुकी होती है, और अगर ये किसी को अपनी याददाश्त के मसले की शिकायत करते हैं तो लोग या घर के अफराद इसे इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि वो कहते हैं कि बड़ी उम्र में तो वैसे ही याददाश्त के मसाइल होते हैं, याददाश्त वैसे ही कमज़ोर होती है। तो नाजरीन, आप ये एक ख़तरनाक गलती कर रहे हैं जिसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला हो रहा है तो आपको लाजमन न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें और ये फ़ैसला करवाएं कि ये जो याददाश्त का प्रॉब्लम है आया बढ़ती हुई उम्र की वजह से है, जो कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में होता है, या ये वाकई अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से है। और इस चीज़ को समझना 2 असबाब की वजह से बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर ये अल्जाइमर डिजीज़ है तो उसकी दवाइयाँ फ़ौरन से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एक तो मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, उसकी याददाश्त के मसाइल कम से कम हो जाए, और वो बेहतर तरीके से अपने बाकी ज़िंदगी के उमूर अंजाम दे सके। और दूसरा मसला तो बहुत ही अहम है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कुछ कानूनी मामलात हैं, पैसों का लेन देन है। अगर अल्जाइमर डिजीज़ की बर वक्त तशख़ीस हो जाती है तो ऐसा मरीज़
چاہے گا کہ وہ وقت سے پہلے اپنے معاملات کو حل کر لے، تاکہ آنے والے دنوں میں جب اس کی یادداشت اس کا ساتھ بہتر طریقے سے نہ دے تو کم سے کم قانونی پیچیدگیوں سے تو بچا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے اسٹیج کی۔ دوسرے اسٹیج کی خاص بات یہ ہے کہ اس اسٹیج کا دورانیہ باقی 2 اسٹیجز کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کئی سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس اسٹیج کو گھر کے افراد اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کا کوئی شخص کہ جو یادداشت کے مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھیں اور وہ اس وقت تک بڑھ جائیں کہ مریض کو اپنے کاموں کے لیے آپ کی ضرورت پڑنا شروع ہو جائے، مثلا نہلانا ہے، دھلانا ہے، کپڑے پہنانا ہے، کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یادداشت بہت زیادہ متاثر ہونے لگ چکی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو باہر اکیلے نہ نکلنا دیا جائے، کیونکہ وہ باہر نکلتا یادداشت ہوتی نہیں تو وہ راستے بھول جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ مریض کو گھر والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو پہچاننے بھی دشواری ہوتی ہے اس اسٹیج میں۔ مریض کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کو مہینوں، دنوں اور سالوں کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلتا، یہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اسٹیج میں نفسیاتی مسائل بھی مریض کی شروع ہو جاتے ہیں، جس میں وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس اسٹیج میں بھی آپ دوائی شروع کروا دیتے ہیں تو بہت سارے مریضوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل میں ساری بات یادداشت کی ہے۔ اگر آپ کی یادداشت بہتر ہونے لگے تو ظاہر ہے پھر آپ سارے امور بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری اسٹیج کی طرف۔ یہ وہ اسٹیج ہے جس میں الزائمر ڈیزیز جو ہے اپنی شدید فارم میں موجود ہوتی ہے، اور اس اسٹیج کا جو دورانیہ ہے وہ مہینوں تک ہوتا ہے، یا کچھ مریضوں میں 1 یا 2 سال تک۔ اس میں مریض عموماً بیڈ باؤنڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ بستر تک محدود ہو جاتا ہے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے یہ لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا، نہ اسے دن کا احساس ہوتا ہے نہ ہی رات کا۔ اسے 100% نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بستر پر پڑے پڑے اکثر ایسے مریضوں کو بیڈ سورز یعنی زخم بن جاتے ہیں، ان کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، خصوصاً گھٹنے اور کونیاں وغیرہ۔ کئی مرتبہ ان کو پیشاب کی نلی اور کھانے پینے کے لیے ناک کی نلی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الزائمر ڈیزیز کے اس شدید اسٹیج والے مریض کو خود تو انفارچونیٹلی اپنی بیماری اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے ایسے مریض بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ عموماً ایسے مریضوں کی موت نمونیا کی وجہ سے، یا جسم پہ جو ان کو بیڈ سور یا زخم بن گئے ان کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ 3 اسٹیجز ہیں، ہمارے پاس مریض عموماً کس اسٹیج میں آتا ہے؟ تو ناظرین، ہمارے پاس مریض عموماً اسٹیج 2 میں، جو کہ مڈل اسٹیج ہے، اس میں آتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے اسٹیج میں مریض اس لیے نہیں آتا، جو کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی عمر کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے۔ بہرحال الزائمر ڈیزیز کا ڈائگنوسس جتنی جلدی ہو، اس کا علاج جتنی جلدی شروع ہو، وہ کر دینا چاہیے، تاکہ مریض کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جا سکے۔ شاید اس اسٹیج پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کہیں مجھے بھی تو یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ بیماری کن کن لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یہ جو چیزیں ہیں یہ رسک فیکٹر کا کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ چیزیں موجود ہوں تو ان کو رسک ہوتا ہے کہ ان کو آگے چل کر الزائمر ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ وہ رسک کیا ہے؟ وہ رسک، پہلا رسک تو یہ ہے کہ یہ بیماری خواتین کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں وغیرہ ہیں اور وہ اتنا اچھا کنٹرول نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو رسک ہے الزائمر ڈیزیز کا۔ اگر آپ کی تعلیم زیادہ نہیں ہے یا آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یس، دنیا میں یہ الزائمر ڈیزیز ان مریضوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے جن کی تعلیم کم تھی یا جو بالکل ہی انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ یا تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے، کیونکہ اگر آپ کا لائف اسٹائل صحت مند نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، مثلا آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ موٹے ہیں،
वर्जिश का आपसे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, नींद आप अच्छी नहीं लेते, सिगरेट नोशी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके लिए रिस्क फैक्टर बन सकती हैं अल्जाइमर डिजीज़ होने का। शायद आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे हों कि जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है यहाँ पर, ये तो बहुत कॉमन है, बल्कि घर घर की बीमारियाँ हैं ये, पढ़ा लिखा लोग भी हमारे पास कम हैं, तो फिर अल्जाइमर डिजीज़ इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाई क्यों नहीं जाती, नज़र क्यों नहीं आती? तो आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोचा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के ज़िंदा रहने की जो अमूमी उम्र है वो तकरीबन 65 से 68 साल तक है, जो कि हमारा पाकिस्तान का डेटा है। और ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये तो ज़्यादातर लोगों में शुरू ही 65 साल के बाद होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो भी असबाब जो भी रिस्क फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं, अगर आपके अंदर मौजूद हैं और आप खुदा ना खास्ता 65-70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ गई इन तमाम रिस्क फैक्टर्स के साथ, तो आपको चांस है कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक, थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि 100% आपको अल्जाइमर डिजीज़ होगी, लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको 5% रिस्क है कि अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 85 साल या उससे ज़्यादा है तो ये रिस्क बढ़कर 30% हो जाता है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं। देखिए, बीमारी कोई भी हो उसको तशख़ीस करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ बीमारियों को हम टेस्ट करवा के डायग्नोज करते हैं, तो कुछ को बग़ैर टेस्टों के सिर्फ मरीज़ के हालात जानकर और मुआयना करके। अल्जाइमर डिजीज़ भी अमूमन इसी सेकंड कैटेगरी में आती है, जिसमें ज़्यादातर हम इन्हिसार जो है मरीज़ के हालात और मुआयने के ऊपर है। हमारे पास जब भी कोई बड़ी उम्र का मरीज़ आता है जिसके साथ याददाश्त के मसाइल हों, तो नाज़रीन हम उठते ही नहीं कहते कि देखिए इसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है इसलिए उसको अल्जाइमर डिजीज़ है। ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम क्या करते हैं, ऐसे मरीज़ को 2 मरहलों से गुजारते हैं। पहला मरहला ये होता है कि हम पहले तो वाकई फ़ैसला करते हैं कि इसको डिमेंशिया है भी कि नहीं है, और उसकी असेसमेंट के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। ये टूल्स जो हैं ये दरअसल कुछ सवालात और तस्वीरों पर मबनी कागज़ात होते हैं, मटीरियल होता है जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके ज़रिए हम मरीज़ की याददाश्त को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उनको बोलने और समझने की सलाहियत कितनी मुतासिर हुई है, और उनके मसलों को, प्रॉब्लम्स को हल करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, बेहतर है या नॉर्मल है या मुतासिर हो चुकी है। और इन चीज़ों की बुनियाद पर हम उनको नंबर्स देते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स मैंने आपको बताएं ये नंबर बेस्ड हैं। और फिर उसके बाद हमें जो स्कोर मिलता है उसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि वाकई उनको डिमेंशिया है या नहीं है। अगर है तो फिर हल्का है, स्टेज 1 है, 2 है या आगे का है। और एक दफ़ा ये जब इस्टेब्लिश हो जाए कि इनको वाकई डिमेंशिया है, तो हम एक और प्रोसेस से गुजारते हैं। वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि कहीं इनको पहली किस्म वाली डिमेंशिया तो नहीं है, जिसको हमने ट्रीटेबल डिमेंशिया कहा, जिसमें हम मरीज़ को खून के अंदर विटामिन B12 या थायराइड के टेस्ट भिजवाते हैं, या दिमाग का CT MRI करवा के देखते हैं कि कहीं इनको दिमाग में ब्लीडिंग या दिमाग में खून तो नहीं इकट्ठा हो गया या पानी तो नहीं इकट्ठा हो गया। क्योंकि ये असबाब ऐसे हैं कि अगर हम इनको करेक्ट कर लें, इनको सही कर दें, तो मरीज़ का डिमेंशिया बेहतर हो जाता है। इसी वजह से ही इस पहली किस्म को हम ट्रीटेबल कॉज कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि ये वाला दूसरा मरहला भी हमें नहीं मिला, मरीज़ के सारे टेस्ट ठीक आते हैं, तो उस वक्त हम कुछ हद तक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यस, इस मरीज़ को अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ डालूँगा, वो ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ वाले मरीज़ों का, अक्सर मरीज़ों का जब हम दिमाग का फ़ोटो, जिसको हम MRI कहते हैं, उसमें हम एक ख़ास चीज़ की तरफ हम तवज्जो रखते हैं, और वो चीज़ है हाइपोकैम्पस कहते हैं उसको। ये आप तस्वीर में MRI के अंदर देख रहे हैं। अगर मरीज़ अल्जाइमर डिजीज़ का है तो उसके अंदर ये जो है सिकुड़ जाते हैं। तो अगर हमें MRI के अंदर ये चीज़ मिल रही है कि हाइपोकैम्पस इनके सिकुड़े हुए हैं, तो ये हमें हेल्प करती है, स्टैम्प लगा देती है कि यस,
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو الزائمر ڈیزیز ہے تو واقعی اس کو موسٹ لائکلی اس کو الزائمر ڈیزیز ہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ الزائمر ڈیزیز کے جہاں تک علاج کا تعلق ہے، کیونکہ ہماری یہ سیریز چل رہی ہے، آگے چل کر جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہم اس کے علاج کو وہیں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔